आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यानी CIC की, एक ऐसे एजुकेशनल मॉडल की जो पढ़ाई को सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि इंडस्ट्री, सोसाइटी और रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ता है। CIC की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और हैंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच को बढ़ावा देता है, जहां स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बल्कि लाइव प्रोजेक्ट्स, फील्ड वर्क और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के जरिए प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करते हैं। अब समझने वाली बात यह हो जाती है कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर आज का जो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंज है उसमें जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसको कैसे तैयार करता है, और CIC के पास क्या कुछ इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप कल्चर और सोशल इम्पैक्ट जैसे बड़े स्कोप मौजूद हैं, और क्या इसमें सीखने का तरीका। इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने के लिए हम बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की हेड शोभा बगई जी हमारे साथ हैं। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही प्रोफेसर और हेड रह चुके प्रकाश नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। प्रकाश जी, पहला सवाल भी मैं आप ही से जानना चाहती हूँ। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ये जानते भी हैं और इस बात को हम इस्टेब्लिश तौर पर कह भी सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो बैकबोन है किसी भी नेशन के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी लिहाज से अगर हम देखें तो एजुकेशन को लेकर बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारे एड ऑन्स, चाहे वो NEP की बात हो, बहुत कुछ होता भी रहता है, क्योंकि इस बात को सब समझते हैं कि एजुकेशन जो है वो की है। वैसे में अगर हम बात करें क्लस्टर इनोवेशन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत हमको महसूस हुई? मैं आपको थोड़ा मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं कि क्लस्टर इनोवेशन की शुरुआत कैसे होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नए कुलपति आते हैं, प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, और उसके बाद एक नई चिंता शुरू होती है कि कैसे समाज से हम जोड़ सकते हैं अपने विश्वविद्यालयों को, अपनी हायर एजुकेशन को। और उसके बाद एक नई थिंकिंग की शुरुआत होती है, और जिसमें सामाजिक सरोकार, यानी हमारा जो, ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स को एक आइवरी टावर के रूप में आज तक, एक कॉलोनी, इंडिया एक कॉलोनी रही थी बहुत लंबे समय तक, तो एक आइवरी टावर यानी हायर एजुकेशन में एक बहुत लंबे समय तक हम लोग देखते हैं, हम सभी जानते भी हैं कि उसको एकेडमिक्स को बिल्कुल एक आइवरी टावर के रूप में रखा गया, कि एक कुलीन, बहुत ही एलिटिस्ट मॉडल पढ़ने, एक अभिजात वर्ग के लोग ही आ पाते थे, और उसका सामाजिक सरोकार से बहुत रिश्ता होता नहीं था। एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का रिसर्च होता था, एक आइलैंड होता था वो रिसर्च का, और पता नहीं सामाजिक सरोकारों से बहुत दूर हुआ करता था। तो एक नई एक चैलेंज आई, जो थिंकिंग बनी दिल्ली विश्वविद्यालय में, कि कैसे हम इसको समाज से जोड़ सकते हैं, समाज की ज़रूरतों से जोड़ सकते हैं। और वो फिर रोट लर्निंग का, हम सभी जानते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक पेडागोजी के चेंज की भी बात अगर हम देखते हैं, तो मुझे पहली बार ये दिखा कि हमारे विश्वविद्यालय में एक नई सोच शुरू होती है, कैसे पेडागोजी को हम चेंज करें। रोट लर्निंग से या ब्लैक बोर्ड से, जो हम चौक और ब्लैक बोर्ड की टीचिंग, मोनोलॉग्स होते रहे आज तक, तो एक वो चैलेंज को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, तत्कालीन वाइस चांसलर जो हमारे आए थे प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, उनके नेतृत्व में उस विश्वविद्यालय ने एक नई सोच रखी, और सोच यही थी कि कैसे हम विश्वविद्यालय को सामाजिक ज़रूरतों से जोड़ेंगे, एक इनोवेशन। अब सवाल है कि देखिए 91 के बाद, एक लिबरलाइजेशन के बाद, एक ग्लोबल, वैसे हमारी पुरानी विरासत रही है कि हम कहते रहे हैं कि वसुधा एक हमारी फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम हमारी एक पुरानी सोच रही है, हमारा हेरिटेज रहा है वो। लेकिन एक बहुत लंबे समय तक हम आइसोलेटेड हो रहे थे, और हर देश अपने अपने भौगोलिक सीमाओं में रह के अपनी बातें कर रहा था। तो जब 91 के बाद लिबरलाइजेशन शुरू होता है, तो हम
उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम भारत की ये शिक्षा व्यवस्था जो हमारी रही है उन ज़रूरतों के हिसाब से बहुत आगे नहीं बढ़ रही थी। देखो वो चैलेंज था कि कैसे हम इस ग्लोबल इनोवेशन एक बज़वर्ड था पूरी दुनिया का, आज भी है, पहले भी था, और उस इनोवेशन की दुनिया में हम बहुत पीछे रह रहे थे, हमारे विश्वविद्यालय बड़े पीछे रह रहे थे। और तो अगर आप हमसे संक्षेप में पूछें तो एक मैं उसको सम अप कर दूं, एक नई सोच की शुरुआत होती है दिल्ली विश्वविद्यालय में 2010 के आसपास। वो सोच ये थी कि कैसे हम विश्वविद्यालयों को सामाजिक जरूरतों से जोड़ें, कैसे हम एक पेडागोजी में चेंज लाएं, रोट लर्निंग से काम नहीं चल सकता। थर्ड, एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन, और कैसे हम ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच से रिसर्च कराएं। तो CIC मुझे लगता है, अगर मुझसे पूछें तो एक शब्द में, एक लाइन में मैं ये कहूँगा कि आज की जो NEP है उसकी नींव अगर डाली तो उस आइडियाज़ को, तो वो NEP दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है। मैं इतना कह सकता हूँ। ओके, आपका फिर रिएक्शन क्या है मैम इस पर शोभा जी? क्योंकि मैं वही आना भी चाह रही थी कि जब हम आज NEP और उसमें भी मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और वैल्यू एडिशन, स्किल और इन सब की बात कर रहे हैं, तो वैसे में जो CIC है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप का टेक क्या है फिर इसके ऊपर? हम NEP की भी बात कर रहे हैं, उसके होते हुए भी CIC का एग्जिस्टेंस जो है वो क्या कहता है? तो जैसे कि ना प्रोफेसर प्रकाश नारायण जी ने बताया कि अगर मैं NEP की बात करूं, और हम लोग जब बात करते हैं इनोवेशन की, ज़माना आजकल स्टार्टअप का है, तो स्टार्टअप में हम सबसे पहले बात करते हैं एक प्रोटोटाइप की, ठीक है। तो NEP का अगर सही मायने में हमने एक प्रोटोटाइप देखना है कि जो NEP कहता है, NEP क्या कहता है? NEP कहता है कि बच्चों को रोट लर्निंग से दूर रखा जाए, बच्चों को विषय की समझ हो, ना कि सिर्फ जो है बच्चा उसको रटे, और बच्चा जो है जो उसका ज्ञान प्राप्त कर रहा है, क्या उसका प्रयोग वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये 3-4 चीजें हैं जो NEP बताता है। तो CIC में जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था 2011 में, तो अगर मैं बात करूं कि NEP का प्रोटोटाइप, कि अगर NEP को हमने सही मायने में इम्प्लीमेंट करना है तो क्या वो एक बदलाव लेकर के आ सकता है, तो मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि CIC ने ये स्थापित कर दिया है कि आजकल की जो मांग है आपके एजुकेशन सेक्टर में, वो चाहता है कि एक बदलाव लेकर के आए। गवर्नमेंट एक काफ़ी अच्छी पॉलिसी लेकर आया है, जिसे हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मार्क्स में जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को क्या है कि ये नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है, एक बैकबोन तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है एक एम्फेसिस होता है कि क्या बच्चा उसको लेकर के समाज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको देख सकता है, क्या अपने ज्ञान का सही में उपयोग कर सकता है, या सिर्फ जो है आपकी जो है आप एक आते हो, आप एक कॉलेज में आते हो या आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हो या किसी एजुकेशनल में जाते हो, क्या एक सिर्फ पेपर की डिग्री लेकर के रह जाते हो। तो ये नहीं, क्योंकि देखिए जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का ज्ञान देना मकसद नहीं रहता है। आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो बच्चा शायद जो है वो काफ़ी उसके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ से वो ले सकता है, लेकिन क्या सही मायने में उसको पता है कि वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी जो CIC की है वो नींव डली है। और NEP तो आया हमारे पास 2020 की पॉलिसी है और यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होते होते तकरीबन 2022 में, दिल्ली विश्वविद्यालय में 2022 में आया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय एक भारत का कम से कम प्रथम विश्वविद्यालय था जहाँ पे NEP का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। लेकिन हम ये चीज़ 2011 से कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो है कम से कम हमारे यहाँ पे 3 कोर्सेज चलते हैं, तीनों कोर्सेज के कम से कम 10 बैचेस पास आउट हो चुके हैं। सक्सेस रेशो क्या है? तो मैं उसी पे आ रही थी। तो अगर हम अपना सक्सेस रेशियो हम क्या जानना चाहते हैं? सक्सेस रेशियो हम बेसिकली नापते हैं कि क्या जो भी स्टूडेंट आता है
वो अपना मनपसंद जिंदगी बाद में जो है जब वो यूनिवर्सिटी के बाउंड्री से बाहर निकलता है तो वो क्या कर सकता है। तो अगर मैं सक्सेस रेशियो CIC का नापूं तो शायद ये मतलब ज़्यादा नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये 100% है। ओके, 100%। जो भी बच्चा आता है वो कहता है कि हम लोग खुश हैं। अब वो ज़्यादा बड़ी बात है, खुश हैं। लेकिन आप क्योंकि सक्सेस रेट के जो डायमेंशंस हैं या फिर जो पैरामीटर्स हैं वो भी कुछ हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन सर आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं CIC की, तो इसमें कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं? इज़ देयर एनी क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि बेनिफिट्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, सक्सेस रेशो मैडम ने बताया कि 100% है, तो ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव है एक तरीके से। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है, कैसे एनरोल अपने आप को स्टूडेंट करवा सकता है? नहीं, वो तो वैसे साइट पे भी है, लेकिन वो CUET जो हमारा टेस्ट है जी, हाँ, उसी के थ्रू हम एडमिशन लेते हैं वहाँ। और जो कोर्सेज है मैडम ने कहा ही है, प्रोफेसर शोभा अभी बता ही रही थी, वहाँ की आप डायरेक्टर भी हैं, तो इन्होंने विस्तार से बताया है जो कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं वहाँ। उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो शायद आपने डायरेक्टली नहीं पूछा और मेरे से रह गया, मुझे लगता है कि श्रोताओं के लिए जो देख रहे हैं सुनेंगे उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि आप भाई पहली बार ये जो आपने चेंज प्रयोग लाया ना कि अब आपने पहले वो बीटेक हम ह्यूमैनिटीज़ में भी ला रहे थे वहाँ, अगर याद हो आपको, तो हम बीटेक इन ह्यूमैनिटीज़ की बात CIC में शुरू की हम लोगों ने। वो कैसे पॉसिबल होता? वो पॉसिबल हो रहा था, वो कह रही है ना मैडम, मैं बताया इन्होंने आपसे कि उसमें भी हम एक प्रयोग कर रहे थे। हमारी अब समाज की जो प्रयोगशाला है वो शेयर वो टेक्नोलॉजी पे नहीं है, हमारी प्रयोगशाला तो पूरी धरती है ना, गांव है, देहात हैं, अर्बन क्लस्टर्स हैं हमारे। तो उन्होंने करिकुलम की बात करते समय ज़्यादा डिटेल में वो बात हम कर पाएंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये ह्यूमैनिटीज़ की बात, ह्यूमैनिटीज़ में टेक्नोलॉजी, बीटेक इन ह्यूमैनिटीज़ ये कोर्स हम लोग लाए थे, अगर मुझे सही मेरी मेमोरी है तो आप बताएंगी, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। We started introduced बीटेक इन ह्यूमैनिटीज़। अब बीटेक इन इंफॉर्मेशन और वो सब तो है ही है, अभी भी है, लेकिन अब हम उसको शायद हमने उसको BA ऑनर्स कर दिया है इन ह्यूमैनिटीज़ नाउ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शुरुआत है हमारी, वो एक ऐसी शुरुआत थी, एक ऐसा प्रयोग दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है CIC में, जिसकी सार्थकता सरकार को भी, और बड़ी खुशी की बात है जैसा इन्होंने कहा कि NAP ने उसको काफ़ी एक प्रोटोटाइप कर रहा है। और जो NAP का मोटो है, जो इनके यार्ड स्टिक्स हैं, उसको हम लोगों ने अगर देखना शुरू करें तो बिल्कुल उसकी बुनियाद, उसकी नींव वहाँ डली थी। और कुछ आप पूछ रही थी जो शायद मैं भूल रहा हूँ। जी, मैं यही पूछ रही थी आपसे कि जब हम बात कर ही रहे हैं कि NAP की भी हम बात कर रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें मतलब हम क्योंकि फेज़ वाइज भी जान सकते हैं और कोर्सेज वाइज भी जान सकते हैं कि कैसे वो एनहांस करता है एक स्टूडेंट को, अगर वो अपना रेगुलर जो एक कोर्स कर रहा है उसके साथ में वो CIC करता है, या उसको सिर्फ और सिर्फ CIC ही करना है, बाकी चीज़ें उसके लिए अलग हैं। इसलिए उस स्टूडेंट्स के लिए मैं जानना चाहती थी कि एक क्राइटेरिया जो है अपने आप को एनरोल वहाँ पर करने का, जिसका आपने CUET बताया, लेकिन अलावा उसके जो आइडिएशन के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट 12th में है और वो सोच रहा है CIC को लेकर, तो वो उसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उसको, और कैसे फिर उसको पिक एंड चूज करना चाहिए? देखिए, वो तो दिल्ली विश्वविद्यालय का और CIC का साइट है हमारा, जो उस पे विस्तार से बताएगा। वो तो है, लेकिन आप अपने उससे बताइए। वो ये है हमारा कि जाता ही है। हाँ, वो वहाँ ये है, पहली चीज़ ये है कि आज बाजार या जो एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट में जो रिक्वायरमेंट है उनके, कि अगर वो उनके हिसाब से, बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं होगा तो फिर उसके एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत होगी। तो इन कहा, जैसा मैडम ने कहा, एक हॉलिस्टिक मैनर में वो कंसीव किया गया है, जहाँ इनोवेशन को भी हम लेते हैं, हम इंटरप्रेन्योरशिप को, इन एकेडेमिया और इंडस्ट्री का इंटरैक्शन वहाँ होता है, जिससे एम्प्लॉय स्टार्टअप, शायद आप बताएंगी, प्रोफेसर शोभा बताएंगी डिटेल में, चूँकि आप वहाँ की निदेशक हैं, कि कितने स्टार्टअप्स हुए वहाँ, और स्टार्टअप्स हुए वहीं से और बड़े सक्सेसफुल हुए। तो जो बाजार या जो एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरतें थी, एक और मैं आपको इस
बात बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्लेसमेंट शुरुआत होती है जिसमें बड़ी बड़ी भारत की कंपनीज आई थी और उस कंपनीज ने हमारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स को SRCC जैसे इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस जो दुनिया जानती है, SRCC जैसे कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स थे BCom, उनका टेस्ट लिया गया। वो अब सोचिए हमारी करिकुलम ये थी कि हमारा पास आउट BCom पास आउट इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाता था, पर ये स्किल हमने नहीं दिया। तो ये एक हॉलिस्टिक वे में जहाँ जो बच्चा, जैसा आपने कहा ना, बहुत खुश होता है, इसलिए खुश होता है वहाँ कि वहाँ आप उसकी जो हार्ट बीट है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको आप वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीज़ें ऐसी थी जिसमें उसका इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी है। तो एक बच्चा ह्यूमैनिटीज़ का, आप सुबह साथ ज़्यादा बता पाएंगी उस बारे में, ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर्सेज हैं उस कोर्सेज को भी अगर आप वहाँ के देखेंगे, इधर कुछ चेंज लाया है वो ही बताएंगे आप ठीक से, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया कि लर्निंग को, कि भाई हैंड्स ऑन प्रयोग ह्यूमैनिटीज़ में भी हो रहे थे और उसमें गांधी जी की फिलॉसफी की भी बात हुई थी CIC को कंसीव करते समय, कि कैसे कोई ये ना समझे कि हाथ से काम करना कोई टू लुक डाउन, मतलब वो डिमीनिंग है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप हाथ से काम नहीं करेंगे। तो वो जो एक सोच है, गांधी की भी सोच थी उनकी कि कैसे हाथ को प्रमुखता दी जाए। बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे हैं, जो बड़े बड़े प्रयोग हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, उसमें भी आप देखेंगे हैंड्स ऑन लर्निंग को हम लोगों ने यहाँ भी ह्यूमैनिटीज़ में भी लाया, CIC में भी लाया। तो CIC अपने आप में एक ऐसा अनूठा प्रयोग था उस समय, और आज भी मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया है NEP के फॉर्म में। तो जो वहाँ बच्चा आता है, एक तो एडमिशन लेने के लिए मैंने आपको बताया CUET एक हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी मानती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम अंग हैं, तो वो है। PhD प्रोग्राम भी अब शुरू कर लिया आप लोगों ने, जो पहले नहीं था। हमारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं वहाँ, तो हर बच्चे को उसके टेस्ट के हिसाब से आप एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो बच्चा ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है अपने इंटरेस्ट के एरिया से। बिल्कुल। तो मैम मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि DU में अगर जब हम एडमिशन प्रोसेस होता है, हम ये जानते हैं कि पैन इंडिया एप्लीकेशंस आते हैं, क्या CIC को लेकर भी वैसा ही है? और अगर स्टूडेंट उसको किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूजन है, उसे नहीं पता है कि वो A में अच्छा है या Z में अच्छा है, तो वो वे कैसे करे? क्या मार्क्स जो हैं वही इकलौता क्राइटेरिया है या जो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, हैंड्स ऑफ लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को जो कि CIC का पार्ट होना चाहता है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे उसके मन में, आप उसको कैसे आसान भाषा में थ्रू दिस चैनल बता सकते हैं? देखिए, एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि जो हमारे रेगुलर प्रोग्राम चल रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं दो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करूं, एक BTech है इन IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस और एक है BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। तो इसमें हमारे पास 50-50 सीटें हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो हैं वो नियम लगते हैं, CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है तो जो उनके पास चॉइसेस होते हैं उसमें बच्चे को ये वाला टिक करना पड़ेगा। तो मेरिट के हिसाब से अगर बच्चा जो है इस वाले कोर्स में आ जाता है तो उसकी एंट्री हो जाती है। तो रेगुलर कोर्सेज में तो यही तरीका है जो हमारे पास हमारे पूरे विश्वविद्यालय का है। अब बात होती है कि मान लीजिएगा कि बच्चे का जो है एडमिशन जो है वो रेगुलर कोर्सेज में नहीं हो पाता है किसी कारणवश भी, तो फिर भी क्या वो CIC के साथ जुड़ सकता है? हाँ, जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकता है? CIC में हमारे पास एक CIC टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। वहाँ पे हम बच्चों के लिए कभी 2 दिन का, कभी हफ्ते का, कभी 10 दिन का, हम इस तरीके से वो सिर्फ विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए हम ये वर्कशॉप्स करते रहते हैं। इनफैक्ट अभी भी जो है आने वाले दिनों में 3 वर्कशॉप्स जो हैं वो हमारे शेड्यूल हैं। इनकी जानकारी जो है बच्चा जो है या तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वेबसाइट से पा सकता है या हमारा CIC का वेबसाइट है वहाँ पे पा सकता है। तो वो हमारे संग जुड़ सकता है हमारे इन वर्कशॉप्स के दौरान। ये सारे वर्कशॉप्स हमारे हैंड्स ऑन होते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं और हमारे खुद के भी टीचर्स हैं जो इस वर्कशॉप्स में इन्वॉल्व होते हैं।
अब मान लीजिएगा कि बच्चा जो है, क्योंकि NEP आ गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर पूरा आ गया है, बच्चों को भी मतलब बाकी कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी 4th ईयर में बच्चों को प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो अब मान लीजिएगा बच्चों के मन में कोई आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट वो करना चाहता है, वो हमारे किसी भी, उसको लगता है हमारे सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज है, वो हमारे किसी भी फैकल्टी मेंबर को कांटेक्ट कर सकता है। तो ये मैं बात बता दूं कि हमारे जो CIC के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो काफ़ी तरीके से बच्चों के संग बात करते हैं, समझाते हैं, अगर वो मदद कर सकते हैं करेंगे, नहीं तो वो कोई और सुझाव दे देंगे कि यहाँ नहीं तो कहाँ जा सकते हैं। ओके। तीसरी चीज़ है कि आजकल जो है अगर बच्चे जो हैं स्पेसिफिकली हमारे पास 2 स्कीम्स हैं। एक स्कीम उन विद्यार्थियों के लिए है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी हैं, वो किसी भी कॉलेज के अंदर हो। और एक स्कीम हमारे पास है कि कोई भी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय का बच्चा है, हमारे यहाँ पे उनका कोई आइडिया होता है, तो हमारे यहाँ पे एक सुविधा है कि वो आइडियाज अपने प्री इंक्यूबेट कर सकता है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए हम जो थोड़ी सी जो है वो फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। जो बाहर के हैं उनको सिर्फ जो है एक जगह देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्पेस और मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। कि मतलब हमारे जो भी मतलब फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं, उनको गाइड कर देते हैं कि वो अपने आइडिया में कैसे सुधार लाएं, ताकि वो कहीं बाहर जाकर के अपना आइडिया दे सके और बाहर से जो है फाइनेंसेस ले सकें। ये स्कीम भी जो है अभी फिलहाल खुली हुई है। तो जो भी हमारे श्रोता जो हैं अगर देख रहे हैं, वो चाहते हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी देख सकते हैं, CIC के वेबसाइट से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन लिंक है। अभी के लिए जो है जो ये स्टार्टअप वाला हमारा स्कीम है ये खुला हुआ है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा दूं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनको हम लोग कुछ आर्थिक सहायता देते हैं, 1 साल का प्रोग्राम होता है। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर हैं उनको हम लोग जो है एक जगह देते हैं बैठने का, वहाँ कंप्यूटर होता है, उनका एक अपना डेस्क होता है, पूरी लैब उनके पास होती है, और उनके पास जो है मेंटरशिप भी होती है और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जो बच्चे जो हैं CIC के साथ जुड़ सकते हैं अगर उनका जो है रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन नहीं हो पाता है तो। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, वेदर दे आर फ्रॉम DU और नॉन DU स्टूडेंट्स, वो अगर CIC का पार्ट हो जाते हैं, तो आपने कहा कि DU वालों को थोड़ा सा आप फाइनेंशियल एड कह लीजिए या उनको हेल्प आप देते हैं, और बाकी जो हैं वो उनको स्पेस और मेंटरशिप मोटे तौर पर देखें तो वो आप प्रोवाइड कराते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं, क्योंकि आजकल बहुत इन थिंग है मैम, वो किस तरह के स्टार्टअप ज़्यादा हैं जिसमें स्टूडेंट्स का आप ये कहें कि उनका मन है ज़्यादा, या वो मार्केट को एक्सप्लोर करके आते हैं, उनको पता होता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो उसके लिए अगर वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो मिक्स है इंडस्ट्री का या स्टार्टअप का या फिर आपकी जो मेंटरशिप और गाइडेंस है उसका, ये थोड़ा समझाइए हमारे व्यूवर्स को। तो आजकल जो हमने ज़्यादा रुझान बच्चों में देखा है वो देखा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। उसका शायद कारण भी है क्योंकि उसका एक जो सर्कल है कि आप जो है ना लोगों को एक सर्विस, बिकॉज वो सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा होता है, वो थोड़ा जल्दी दिखा पाते हैं रादर देन अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमने देखा है ज़्यादा है अगर मैं बात करूं। बट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे वो वाले आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं जो प्रोडक्ट्स वगैरह भी बना रहे हैं। जैसे अभी पिछले ही उसमें एक लड़की थी, तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय की थी, तो उसने जो है एक छोटा सा यंत्र बनाया था जो आप कैरी कर सकते हैं अपना जो है मेडिकल सारा जो है अपना चेकअप करने के लिए। देखिए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं जो आपका BP भी मेजर कर देता है, उसके अंदर कई दफ़ा ब्लड शुगर भी आ जाता है, लेकिन वो यंत्र बहुत महंगे होते हैं। तो ये इसने जो है एक छोटा सा इजाज़ किया था, और जब तक हमारे पास वो लड़की थी उसने ये जो है हॉस्पिटल्स में जाकर के उस यंत्र की टेस्टिंग भी कर ली थी।
लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन था कि किस तरीके के स्टार्टअप ज़्यादा आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन देखिए इन बच्चों को ना सिर्फ आइडियाज़ में ही हेल्प नहीं चाहिए होती है। देखिए जब आपने स्टार्टअप्स को लेकर के जाना है, आप अपना मार्केट कैसे पहचानते हैं, मार्केट के अंदर क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है। और एक चीज़ जो बच्चों को हम बहुत बताते हैं कि आइडियाज़ को अडेप्ट कीजिए। देखिए मेरा आइडिया हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर मार्केट को उसकी जरूरत नहीं है, राइट, तो वो फिर बेकार का है, मतलब वो फिर एक डब्बे में बंद होकर के रह जाएगा। तो आपको कस्टमर्स कैसे पहचानने हैं, आप उसका पायलट टेस्टिंग कैसे करेंगे, आप उसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 धीरे धीरे ग्रेड से कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी आप स्टार्टअप उठा लीजिए, कई दफ़ा बच्चों को लगता है कि बस चुटकी बजाई और ये काम हो जाएगा, तो वो होता नहीं है। तो वो जो चीज़ है बच्चों को धीरे धीरे बताना कि आप कहाँ पे जो है सुधार ला सकते हो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, ये सारा मेंटरशिप हम लोग अपने यहाँ पे उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके मैम, विच इज़ ग्रेट। और क्योंकि ये जो जनरेशन है इसको एक एनवायरनमेंट ही वैसा चाहिए जहाँ से वो लर्न कर सके कि कैसे वो अपने आप की शुरुआत कर सकते हैं और फिर आगे वो ग्रो कर सकते हैं। सर आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि क्योंकि हम ग्लोबल सिनेरियो भी देखना चाहते हैं और हमारे यहाँ पर क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो एक तरफ तो हम बात करते हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और एक मिनिमम बेयर लेवल की जो एजुकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं उसके लिए शायद एक मिनिमम बेयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो है वो उस तरह की नीड ना हो। तो इस तरह का कोई कोलैबोरेशन या कुछ ऐसा एक स्पेस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको नहीं पूरा कर पाए हैं, लेकिन उनके पास आइडियाज़ अच्छे हैं, उनके आइडिया पर एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, तो क्या उसमें CIC किसी तरह की मदद करता है? देखिए मैं यहाँ आपको फिर एक बात कह दूँ जी कि ये CIC की शुरुआत से ही काफ़ी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई थी और सोची गई थी। और उस समय के FYUP, आज NEP में FYUP हो रहा है ना, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2013 में 2013 में हम लोगों ने FYUP के नाम से वो था 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया था। और उसके हॉलमार्क्स थे, वन ऑफ द हॉलमार्क्स की फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसकी बात आप कर रहे हैं ना। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ उस समय के टेक्निकल रीजंस के चलते वो UGC और उसमें नहीं था, तो वो पायलट, तो वो टेक्निकलिटी में फंस के, तो मैं आपको ये इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो बात कह रही हैं उसकी परिकल्पना CIC में निहित थी। और आज भी उस परिकल्पना को मैं, लेकिन ये फॉर्मल सेक्टर में और जो हायर एजुकेशन का हमारा जो गवर्नमेंट का कई चीज़ें हैं ना कि मान ली UGC है हमारी और ये, तो वो कई बार कई चीज़ हम चाहते हैं जो आप कह रही हैं, वो सोच हमारी उस समय भी थी CIC के पीछे, वो FYUP के पीछे भी थी कि एक संस्कृत का बच्चा, एक संस्कृत ऑनर्स का बच्चा भी ऑफर कर रहा था उस FYUP में, कॉमर्स एक पेपर ले रहा था। कॉमर्स का बच्चा एक पेपर वो ऑप्ट कर सकता था किसी और सोशल साइंस का, इंग्लिश का आदमी वो संस्कृत भी ले सकता था। मतलब ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी थी हमारी वहाँ। लेकिन वही कई बार कई चीजें जो चीजें होती है ना फॉर्मल स्ट्रक्चर, वो कई बार इट कम्स इन द वे ऑफ fulfilling your dreams and whatever concern you are expressing right now. हाँ प्लीज कहिए मैडम। नहीं, मेरा कंसर्न जो था वो यही था, मैं मैम से भी वही जानना चाहती हूँ कि हम जब ऑन पेपर इस तरह की बात करते हैं कि म्यूज़िक का जो स्टूडेंट है वो शायद संस्कृत का एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है, मल्टी डिसिप्लिनरी की हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है वो म्यूज़िक का कोई जो पेपर है वो ऑप्ट कर सकता है, उसमें भले ही चॉइसेस हैं, लेकिन DU या CIC जैसी जो जगह हैं यहाँ पर शायद थोड़ा सा प्रैक्टिकली फिजिबल लगता है, बड़े संस्थान हैं, बड़ा फैकल्टी है और सब चीज़ें उस तरह से हैं। लेकिन इन्हीं सब को अगर हम इस पूरे आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं पैन इंडिया, क्योंकि स्टूडेंट तो मध्य प्रदेश का भी है, आइडिया उसके पास भी कम नहीं है, स्टूडेंट तमिलनाडु का भी है, उसकी समझ के ऊपर भी हमें कोई हक नहीं है कि हम सवाल उठाएं, तो वहाँ
तक जाते जाते क्या हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा या वहाँ पर भी इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये जनरेशन नेक्स्ट है, हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो यंग जनरेशन है, जिसको हम जेनजी कहकर बहुत सारे टैग्स देते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इनोवेटिव, बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. कैन वी प्रोवाइड दैट? आपका कहना बिल्कुल सही है कि आजकल की जनरेशन है बहुत स्मार्ट है. तो अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जो है वो पैन इंडिया को कर पाएगा, तो शायद मेरा उत्तर होगा नहीं. तो फिर करना क्या चाहिए है? उसके लिए ज़रूरी है कि अक्रॉस इंडिया जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको अपनाएं. और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने ये ऑलरेडी किया है कि CIC के मॉडल में जो थोड़ा सा लगा कमियां थी उसको और बेटर करके सबसे पहले जो है डिज़ाइन योर डिग्री करके जो है प्रोग्राम शुरू हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी में. फिर इसको अपनाया कश्मीर यूनिवर्सिटी में, फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर वहाँ पे जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं. अब तकरीबन 8-9 इंस्टीट्यूशन में ये वाला जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये चल रहा है, जिसमें यही बात की जा रही है कि आप बच्चे को इंटरेस्ट कैसे लेके आएं. देखिए, आपने मेरे से पहले एक सवाल पूछा था कि इनका जो मापदंड है सक्सेस का वो अलग अलग हो सकता है. देखिए, अंडर ग्रेजुएट करके बच्चा करना क्या चाहता है कि बच्चा जो है पैसा कमाना चाहता है. लेट्स बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट अबाउट इट. ठीक है, बिल्कुल. अब वो पैसा कैसे कमा सकता है? या तो सीधा उसको जॉब मिल जाए आफ्टर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. वो आप भी देख रहे होंगे कि रेगुलर BA BSc के बाद बहुत ही शायद ढूंढने, जिसे कहते हैं ना कि ढूंढने से भी शायद कोई बच्चा मिलेगा कि आपकी उसकी जॉब मिल जाए. बच्चा अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाए, स्टार्टअप करे, या बच्चा अपना किसी अच्छी संस्था में हायर एजुकेशन पे चले जाए. तो जब मैंने 100% सक्सेस रेट की बात की थी, तो इन डायरेक्शंस में बच्चा जो चाहता था, जरूरी नहीं कि सारा बच्चा स्टार्टअप ही करना चाह रहा था. कोई बच्चा स्टडीज में इंटरेस्टेड था, वो हायर स्टडीज में जाना चाह रहा था, तो वो वहां चला गया. जी. आपने एक बात और उठाई कि इस ग्लोबल में जो है हम जो बाउंड्रीज बनाते हैं इसको हम कैसे पार करें. सबसे पहले है कि हम, अगर मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है, सबसे पहले शायद इस कमरे की दीवारों को ही जो है तोड़ना पड़ेगा. तो इसीलिए हमारा CIC का मोटो है इवॉल्विंग सेंसेस डिसॉल्विंग बाउंड्रीज. ओके, ठीक है, ग्रेट. एंड जो हमारा एक प्रोग्राम चलता है BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस. देखिए, आपने बात की कि CIC एक बड़ी संस्था है. मैं इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, हम बहुत बड़ा नहीं है. नहीं, DU मैंने कहा. हाँ, DU बहुत बड़ा है. अब DU में जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो जो BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस है, इसका यही शुरू हुआ कि बच्चा जो है अपनी डिग्री का निर्माण क्यों नहीं कर सकता. आपने बात की कि संस्कृत और म्यूजिक. अब अगर एक ही इंस्टीट्यूशन में लेना है तो वो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 40 बच्चा है, 40 कॉम्बिनेशंस बनाता है, तो आप 40 टीचर्स नहीं ला पाएंगे. तो अब क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ ये ऑप्शंस हैं, तो बच्चों को फिर भेजा जाता है वहाँ पे और उनको क्रेडिट्स मिलता है CIC के अंदर. तो ये जो चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले तो हम क्रेडिट्स की जब एक्सचेंज की बात करते हैं कि 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, वो तो हम बाद में जाएं, बट कम से कम अपने ही अंदर तो जो है ये प्रक्रिया शुरू कर दे. तो ये CIC ने शुरू किया हुआ है. हाउ फिजिबल इट इज? दिस इज वेरी फिजिबल बिकॉज ये जो है पिछले, अब हमने ये वाला जो प्रोग्राम है 2012 से शुरू किया था, अब हम 2026 में हैं. तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है, कुछ लॉजिस्टिक्स होता है. बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा एक कोर्स जो है वो लेडी श्री राम कॉलेज ले ले और फिर दूसरे कोर्स के लिए भाग करके दौलत राम कॉलेज जाए, तो वो नहीं हो पाता है. तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चा एक सेमेस्टर में एक ही कॉलेज में जाए, ताकि मतलब वो जो चीज़ें हैं नहीं हो पाती हैं. तो इस तरीके से जो कभी चैलेंजेस आते रहे, तो हम लोगों ने फिर उसका सॉल्यूशंस निकाला, उसको इम्प्लीमेंट किया. तो अब इसमें जो है, अब हम लोग उस स्थिति में है कि अब इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत
आती नहीं ओके है। सर, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ प्रकाश नारायण जी, वो ये कि सोशल इम्पैक्ट आपका आप देखते हैं इसका किसी तरह का? क्योंकि जब हम इतने चेंजेस और इतने इनोवेशंस और एक अलग तरह का बॉन्ड और एक अलग तरह का सिस्टम एजुकेशन को लेकर और फ्रीडम अपने चॉइसेस को लेकर वो सब जब हम कर रहे हैं, तो इसका कोई सोसाइटी पर सोशली कोई इम्पैक्ट आप फील करते हैं कि वो है, एंड दैट टू पॉजिटिव वन? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि जैसा इन्होंने प्रोफेसर शोभा ने अभी कहा कि इफ़ वी आर टॉकिंग इफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CIC दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मेरा उत्तर एक तरह का होगा। और अगर इस पूरे आइडिया को, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, जिसमें मतलब क्रॉस ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी की बात है, जो बाउंड्रीज की बात कर रही हैं कि बाउंड्रीज सब्जेक्ट के बीच की बाउंड्रीज, इन दीवारों की बाउंड्रीज, किसी CIC का एक दीवार है, उस दीवार के, और आपने शायद एक मेटा कॉलेज की भी बात छूट गई थी, वो आप बताएंगे ठीक से। मतलब वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस सफलता, इसके चेंज, सोशल इम्पैक्ट की बात कर रही हैं। मुझे लगता है कि आज CIC को अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो CIC में आने वाले गांव से भी लोग हैं। आप तो CUET के थ्रू हो रहा है एडमिशन, आप ज़्यादा जानती होंगी क्या बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड लोगों का, पीपल हु आर कमिंग टू यू नाउ इन CIC। बट मैं आपको शुरुआती दौर में मैं लगा रहा हूँ उसके साथ, उस आइडिया के साथ, तो उसमें आई वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द होल प्रोसेस ऑफ हैविंग FYUP। और FYUP की शुरुआत तो वहीं से होती है, CIC में। इस FYUP की शुरुआत, FYUP उसका एक सबसे पहला वहीं पे वो बीज है, जो उस बीज को FYUP में हमने डाला। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले जो कंपोजिशन हो रहा था स्टूडेंट्स का, काफ़ी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के, मतलब पेरिफेरल दिल्ली, मतलब नॉन मेट्रोपॉलिटन बच्चे बहुत आते थे। अब वो आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा आपको कि गांव की जो चैलेंजेस हैं, खेती के चैलेंजेस हैं, तो खेती के चैलेंजेस हैं, तो वहाँ की एक अलग टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी चल रही थी। वहाँ उन्हें ये मिल रहा है, आप एक अवसर दे रहे थे या दे रहे हैं हम, कि उन औजारों को कैसे, उन सामाजिक ज़रूरतों को, उन चैलेंजेस जो फेस कर रहे थे उनके फादर एज कल्टिवेटर्स, तो वो एक दिमाग में बात आ रही थी। तो वो जो पूरा आइडियाज़ है जिसके बारे में हम पूरी बात कर रहे हैं कि कैसे समाज से शिक्षा को जोड़ के, सामाजिक ज़रूरतों से, बाजार की ज़रूरतों से हम जोड़ के कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो जो सोशल बैकग्राउंड, जो कंपोजिशन है, हम CIC के कॉन्टेक्स्ट में आपको सिर्फ कह रहे हैं अभी, तो वहाँ जो बच्चे आ रहे थे या आ रहे हैं, जो सामाजिक उस तरह की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो वो इन आइडियाज़ को लेके गांव में जाके, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में जाके उन्होंने एक छोटे मोटे स्टार्टअप शुरू किए, वो एक नई थिंकिंग शुरू की। तो ये मेंटोर, और इन्होंने CIC में एक पहले मेंटोरशिप की बात नहीं थी हमारी शिक्षा व्यवस्था में। मतलब अब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होंगी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मतलब जो हमारे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ थी, उसमें टीचर मेंटोर के रोल में होगा, ये चीज़ मैंने वहाँ शुरू की हम लोगों ने। मैंने क्या शुरू की, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू किया कि टीचर ही नहीं, आप मेंटोर हैं। और वहाँ पे आप देखिए ना कि इंटर्नशिप की बात दिल्ली विश्वविद्यालय के CIC ने शुरू की। इंटर्नशिप जैसा शब्द, मुझे नहीं लगता है कि मैं भी यहीं रहा, मुझे अब 35 साल से ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते हो गया, पढ़ा भी, लेकिन ये सारी चीज़ें पेपर में और जगह जगह सुनने को मिलती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप का कोई प्रोविज़न नहीं था। वो हमारे यहाँ शुरू हुआ, विश्वविद्यालय में VC इंटर्नशिप शुरू हुआ कि वाइस चांसलर के यहाँ इंटर्नशिप की शुरुआत होती है। डिफरेंट कॉलेजेस से छुट्टियों में, समर वेकेशंस में लोग आते थे, अंडर ग्रेजुएट के बच्चे आते थे, इंटर्न बनाए जाते थे, उसमें उनको कुछ काम करने का एक अवसर मिलता था कि क्या देख रहे थे वो चीज़ों को। खालसा कॉलेज वगैरह में मुझे याद है कि उस समय में, मैडम शायद मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, कई स्टार्टअप्स हुए जिसका पेटेंट भी हुआ है, स्टार्टअप्स के पेटेंट तक हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे बच्चों का बैकग्राउंड अर्बन है, तो अर्बन एरियाज के चैलेंजेस को वो यहाँ ला के अपने सामने उसमें इनोवेट करने की कोशिश कर रहे थे।
है। गांव से आए बच्चे गांव के हालातों को, जो एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं या सैनिटेशन के प्रॉब्लम है, उसके बारे में सोच रहे थे और यहाँ मेंटोरशिप प्रोवाइड हो रही थी। तो इम्पैक्ट तो मैडम हुआ है, मैं इतना कह सकता हूँ कि इम्पैक्ट सोशल लेवल पे हुआ है। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि ये स्कीम पहले से है और मैं इसको अब इतना एक वक्त हो गया है, तो उतने वक्त में हम कम से कम ये तो समझें कि इज देयर एनी चेंज, और अगर वो चेंज हो रहा है तो फिर उससे तो अच्छी बात कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हम चेंज के लिए सब करते हैं। लेकिन चेंज से पहले कुछ चैलेंजेस भी आते हैं मैम। इसमें क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं? ऑल्दो हम बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, सब कुछ है, बट स्टिल देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस। जब शुरुआत हुई थी CIC की, तो तब शायद ये बताना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि स्पेसिफिकली जो बच्चा जो है हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता था, तो उनको समझ में नहीं आता था कि आप जो है प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट्स कैसे लेकर के आ रहे हैं। ये चैलेंजेस हमें NEP के दौरान भी आए कि अगर ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है, क्योंकि शायद हमारी एक मनोदशा ऐसे बनी हुई है कि अगर साइंस में है तो आप प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो हैंड्स ऑन हो जाता है। अगर मैं अपने विषय की बात करूं गणित की, तो अब ये हो गया कि चलिए गणित में भी कंप्यूटर्स की तरह आप एक कंप्यूटर्स के लैब में जाते हैं और वहां पे कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो वो एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो गई है। ये समझना बहुत मुश्किल था कि ह्यूमैनिटीज का बच्चा जो है उसके लिए प्रैक्टिकल का क्या मायना है, प्रोजेक्ट करना है तो कैसे करना है। अब आपने एक सोशल वाली बात की, सर ने भी कुछ बताया, तो जब बच्चा प्रोजेक्ट करता है तो वहां पे वो इकलौता बच्चा नहीं होता है, इनका एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। अब ग्रुप में बच्चा सीखता है कि टीम कैसे हो, तो वो चैलेंजेस भी आते हैं शुरू में कि बच्चे आ जाएंगे कि मैम ये वाला बच्चा तो जो है वो काम ही नहीं कर रहा है लेकिन हमारे ग्रुप में है। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि जब आप बाहर जाएंगे जिंदगी में, वहां पे भी हो सकता है ऐसी टीम बने कि कोई लोग जो हैं वो पिगी बैक हो, तो आप उस चीज को डील कैसे करते हो। देखिए, हम जब सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो जब बच्चा जो है एक एजुकेशन की चार दीवारी से बाहर निकलता है, तो वो अपने आप को अपने जॉब के अंदर कैसे जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इनफैक्ट जहां भी हमारे बच्चे गए, हमारे यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगी, प्लेसमेंट सेल CIC का नहीं है। बट इसके बावजूद भी, क्योंकि अब 10 बैचेस चले गए हैं, जहां पहले बैच को नेचुरली थोड़ा सा करने में हम लोगों के लिए चैलेंज था, क्योंकि इंडस्ट्री शायद तैयार ही नहीं थी कि फर्स्ट ईयर का बच्चा जो है इतना कैपेबल है कि वो इंटर्नशिप कर सकता है। ये तो जब बच्चा गया, उन्होंने देखा और इंडस्ट्रीज वापस हमारे पास आई, DRDO हमारे पास आया कि हमें आप जैसे बच्चों को इंटर्न्स लेने हैं। और आप मानेंगे नहीं कि ये इंटर्नशिप वाले बच्चे जो है वहां पे जाकर के उन्होंने दूसरों की ट्रेनिंग की। तो ये जो चीज है, और एक जो चीज जो बच्चों के अंदर बनता है ना, तो जब भी वापस आते हैं वो कहते हैं कि ये जो सारा प्रोजेक्ट है, जिस तरीके का हमने पेडागोजी अपनाया हुआ है, कहते हैं कि एक चीज जो हमने सीखी है वो ये है कि कोई भी आप हमें प्रॉब्लम ले दो, हम सबसे पहले कहते हैं इसका सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। और आजकल शायद इंडस्ट्री वो यही चाहता है कि जो छोटी मोटी चीजें हैं, देखिए टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से बदलाव ला रहा है, हम लोग वो शायद सिलेबस नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन इंडस्ट्री कहता है कि क्या बच्चों का एटीट्यूड ठीक है, सीखने की क्षमता है, रेजिलियंस है, क्या वो टीम में काम कर सकता है, क्या अपने आप को कम्युनिकेट कर सकता है। तो एक जो करिकुलम के अलावा जो है, जब प्रोजेक्ट्स करता है बच्चा, फर्स्ट सेमेस्टर से प्रेजेंटेशंस देता है इतने सबके सामने, सर ने जैसे बताया, तो क्योंकि अब CUET है तो पैन इंडिया हमारे यहाँ पे आते हैं, कई लोगों को झिझक होती है कि वो इतनी तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो उनको उकसाया जाता है कि ना बोलो, गलत शलत बोलो। तो वो जो हम बदलाव उनका फर्स्ट ईयर में आए बच्चे, और जब बच्चे पास आउट होते हैं, तो वो जो एक चेंज देखते हैं ना, तो शायद एज अ टीचर हम लोगों को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि शायद हमने कुछ जो जिस करके हम इस शिक्षा वाले में आए थे, शायद वो उद्देश्य हमने थोड़ा बहुत कर लिया है। बहुत अच्छा। कंक्लूजन में क्या कहेंगे सर आप, प्रकाश नारायण जी? देखिए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जिस CIC जिस सोच के साथ
CIC की नींव डाली थी दिल्ली विश्वविद्यालय में 2011 में। तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह के नेतृत्व में जो एक सोच आई थी, एक नई सोच, वो सोच मुझे लगता है कि बीज अब काफ़ी प्रस्फुटित हो गया है और वह बीज आज NEP में मुझे दिख रहा है FYUP के फॉर्म में। प्लस NEP ने जो कई चीज़ें शुरू की हैं जो मैडम रिपीट नहीं करना चाहूँगा मैं, लेकिन स्किल बेस्ड या बाकी इनोवेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो हॉलमार्क्स थे NEP के आज हैं हमारे, जो लाउडेबल है, वी ऑल अप्रिशिएट एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट कि अच्छी बातें हैं। तो उसकी नींव जो हम लोगों ने डाली थी दिल्ली विश्वविद्यालय ने CIC के फॉर्म में, जो हम 2013 में FYUP लेके आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय, देश का पहला विश्वविद्यालय था जो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में FYUP लाया था। आज वो सोच प्रस्फुटित हुई है और वो आज NEP के फॉर्म में आया है। तो हमें खुशी है कि उस आइडिया को पूरे भारत के लेवल पे आज स्वीकृति मिली है। तो बहुत खुश हूँ मैं, और आपने ये प्रोग्राम भी कराया है, इससे और भी खुश हूँ कि आज ये मौका मिला है कि हम अपने व्यूअर्स को ये कह सकें कि भाई CIC जिस सोच के साथ जो नींव डाली थी वो बीज के रूप में पहले तो FYUP में प्रस्फुटित हुआ 2013 दिल्ली विश्वविद्यालय में, और आज वो पूरे NEP के फॉर्म में हम पूरे उसमें इसका एग्जीक्यूशन देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शोभा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप अपनी राय हम तक दे सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है DD Urdu Specials @gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए इसी के साथ, आदाब।